रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीपो इन्फो। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ एएनएस। इससे पहले हम प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग ऑफ एएनएस पढ़ चुके हैं। इसी जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ इसकी ड्रग्स थी एसिटाइल कोलिन, उसके बारे में हमने पढ़ा था, एसिटाइल कोलिन के एगोनिस्ट और उसके एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक में मेन पॉइंट होंगे उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एडिनर्जिक ड्रग्स और एडिनर्जिक एगोनिस्ट, एफी एपिनेफ्रीन और इम्फेटामाइंस। जस्ट हम जो एडिनर्जिक ड्रग्स हैं इसके एगोनिस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 11 है। अगर पिछले 10 लेक्चर सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी, पहला टॉपिक है, इससे पहले जो मैंने आपको ड्रग्स पढ़ाई थी एसिटाइल कोलिन की एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, जो ग्रुप 1 के अंदर ड्रग आती हैं। ग्रुप 1 को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। तो उसके अंदर वो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटोटाइप ड्रग होती हैं। वहाँ पर मैंने आपको प्रोटोटाइप की डेफिनेशंस नहीं बताई थी, तो यहाँ मैं अब आपको बता रहा हूँ कि प्रोटोटाइप ड्रग्स क्या होती हैं। बेसिकली इसको इस तरह डिफाइन किया गया है, प्रोटोटाइप ड्रग इज़ अ इनिशियल ड्रग फ्रॉम विच अदर फॉर्म ऑफ ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड। प्रोटोटाइप ड्रग्स क्या होती हैं? ये पहली ड्रग्स होती हैं, या आप कह सकते हैं प्रीलिमिनरी ड्रग्स होती हैं, जिससे दूसरी ड्रग्स से बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, जिससे दूसरी ड्रग बनाई जा सकें, या प्रीलिमिनरी फॉर्म ऑफ ड्रग्स। तो ऐसी ड्रग्स को क्या कहेंगे? प्रोटोटाइप ड्रग कहेंगे। मिसाल के तौर पर पेंसिलिन, पेंसिलिन एक प्रोटोटाइप ड्रग है, इससे और ड्रग्स भी बनाई जा सकती हैं। दिस टाइप ऑफ कार प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग। ठीक है, तो हमारा इसमें मकसद है कि हम एएनएस की प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ना। ठीक है ना। ड्रग इफेक्टिंग एएनएस आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो एएनएस के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट करती हैं ड्रग्स, उसको 2 हिस्से में तकसीम किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ न्यूरॉन। जैसे इसके अंदर टाइप ऑफ न्यूरॉन जैसे इन्वॉल्व है, अगर एसिटाइल कोलिन वाला न्यूरॉन इन्वॉल्व है तो उसके मुताबिक हम ड्रग्स को डिवाइड किया है। दूसरा है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, उसका ग्रुप 2 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्व इन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे कि टाइप ऑफ न्यूरॉन इसके इन्वॉल्व होते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। ठीक हो गया, ये हो गया प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग्स। तो जो एएनएस की जो ड्रग हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ग्रुप 1 में आ जाता है हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स, और ग्रुप 2 में आ जाता है एडिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बताऊंगा कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग भी कहते हैं। ठीक है ना, इसकी 2 टाइप हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं इसके अंदर आती हैं एसिटाइल कोलिन, इकोथायाफिन, इकोथायाफेट और फिजोस्टिगमाइन। ये 3 ड्रग हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट जो हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, इसको इसके अंदर 3 ड्रग आती हैं, एट्रोपिन, सुक्सिनाइल कोलिन, ट्यूबोकराइन, मेकामालाइन। ये तीनों ड्रग जो एगोनिस्ट की हैं और एंटागोनिस्ट की हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 9 और 10। तो वहाँ से आप इनको मज़ीद डिटेल में सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्तसर मैं बताता चलूँ कि जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, इनको हम पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम है। और ये जो पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग हैं या एगोनिस्ट हैं, दिस ड्रग इंक्रीज द एसिटाइल एक्टिविटी इन प्री गैंग्लियोनिक्स पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स। ये जो एगोनिस्ट ड्रग होती हैं, ये बढ़ा देती हैं एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को। यानी कोलिनर्जिक का ड्रग जहाँ भी आप देखेंगे, अगर वो एगोनिस्ट हैं तो वो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। कहाँ पर बढ़ाती हैं? प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स के अंदर। ठीक है ना, प्री गैंग्लियोनिक के अंदर ये
एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी इंक्रीज कर देती हैं। जो दूसरी ड्रग्स हैं एंटागोनिस्ट, पहली बात है इनको हम कहते क्या हैं, एंटागोनिस्ट आर कॉल्ड पैरासिम्पैथेटोलिटिक एडिनर्जिक। जो एडिनर्जिक एगोनिस्ट है इसको इस कोलिनर्जिक हम इसको कहते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। यहाँ पर लफ्ज़ लिख दिया है, एडिनर्जिक लिख दिया है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप इसको काट के कर लें कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसको हम कहते हैं पहली फॉर्म को कहते हैं पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स और जो दूसरी फॉर्म है उसको पैरासिम्पैथेटोलैटिक्स कहते हैं। ठीक है ना, एंटागोनिस्ट को पैरासिम्पैथेटोलैटिक्स कहते हैं। और जो एंटागोनिस्ट ड्रग हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, दीज ड्रग्स इनहेबिट द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटोकोलिनर्जिक नर्व्स। एंटागोनिस्ट बिल्कुल रिवर्स काम करती हैं एगोनिस्ट का, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के उलट हैं। एगोनिस्ट क्या करती हैं कोलिनर्जिक की एक्टिविटी को, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या करती हैं कि एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं प्री गैंग्लियोनिक में, और जो एंटागोनिस्ट होते हैं ये इनहेबिट करते हैं, यानी कोलिनर्जिक जो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी होती है उसको इनहेबिट करते हैं प्री गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक नर्व्स में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप टू। ग्रुप टू इसके अंदर हमारे पास ग्रुप टू में ग्रुप वन हमने पढ़ लिया है कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है ना, इसके दोनों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, इसके एंटागोनिस्ट भी और एगोनिस्ट भी। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप टू की ड्रग्स। ग्रुप टू जो आज का हमारा फोकस है कि इसके जो ग्रुप टू जो ड्रग्स हैं ANS की, इसको हम कहते हैं एडिनर्जिक ड्रग्स। एडिनर्जिक की भी दो किस्में होती हैं, एडिनर्जिक एगोनिस्ट और एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट ऐसी ड्रग्स को कहते हैं जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि उसकी ड्रग्स की एक्टिविटी को क्या करती हैं, अपोजिट करती हैं, उसको इनहेबिट करती हैं, यानी रोकती हैं उन ड्रग्स के इफेक्ट को। उन ड्रग्स को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो बहरहाल आप देखें कि जो एगोनिस्ट ड्रग हैं एडिनर्जिक एगोनिस्ट, उसमें 3 ड्रग्स आती हैं, एपिनेफ्रिन और एफिडरीन और इम्फेटामाइन। आज हम पढ़ेंगे जो एपिनेफ्रिन है ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, और एम्फेटामाइन जो होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, और एफिड्रीन ये मिक्स्ड एक्शन ऑफ ड्रग्स है। तो आज हम एफिड्रीन और एपिनेफ्रिन, एम्फेटामाइन और एपिनेफ्रिन पढ़ेंगे। ठीक हो गया। ये तीनों क्या हैं? एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग्स कौन सी है? पैराजोसिन, जीजरपाइन और प्रोप्रानोलोल। ये 3 जो एंटागोनिस्ट हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फोकस यही होगा। तो दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, जो एगोनिस्ट ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं कि किसी भी ड्रग की, और एंटागोनिस्ट उसके एक्टिविटी को इनहेबिट करती हैं। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एडिनर्जिक एगोनिस्ट आर कॉल्ड सिम्पैथोमाइमेटिक्स। इसको हम कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो एसिटाइल जो दूसरी ड्रग थी कोलिनर्जिक ड्रग्स, उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स, और एडिनर्जिक ड्रग को कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स। ठीक हो गया। एडिनर्जिक एगोनिस्ट क्या कहलाएंगे? सिम्पैथोमाइमेटिक। दूसरी बात यह है कि दीज ड्रग्स स्टिमुलेट द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथिक एडिनर्जिक नर्व्स। ये जो एडिनर्जिक एगोनिस्ट होती हैं ये स्टिमुलेट करती हैं, स्टिमुलेट का मतलब होता है उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करती हैं, बढ़ाती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथिक एडिनर्जिक नर्व्स। जो कोलिनर्जिक जिससे पीछे हमने पढ़ा, जो कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं वो इफेक्ट करती हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स के ऊपर, और एडिनर्जिक ड्रग इफेक्ट करती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स के ऊपर, और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं एड्रीनलिन की। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो सेकंड टाइप ऑफ ड्रग हैं इसको हम कहते हैं सिम्पैथोलैटिक ड्रग्स। सिम्पैथोलैटिक ड्रग्स का काम क्या होता है? इनहेबिट द एक्टिविटी ऑफ सिम्पैथिक एडिनर्जिक नर्व्स। ये बिल्कुल उलट काम करती हैं, ये एडिनर्जिक नर्व्स की एक्टिविटी को क्या करती हैं? इनहेबिट करती हैं, उसको डिक्रीज करती हैं। ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑफ ड्रग्स हैं। ठीक है, हमने दोनों प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ ली। प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग ANS की, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 में, जो ग्रुप 1 में ड्रग हैं उसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक
ड्रग्स और जो ग्रुप 2 में ड्रग आती हैं उसको कहते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ये दोनों प्रोटोटाइप ड्रग हैं एएनएस की, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। फिर फर्दर इन ड्रग की टाइप्स हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के नाम से, ठीक है। एंड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इन दोनों टाइप ऑफ ड्रग्स की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रग है हमारी सिम्पैथोमाइमेटिक्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स ये सिम्पैथोमाइमेटिक इसे कहते हैं एडिनर्जिक एगोनिस्ट को कहते हैं। आज हम सेकंड ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, उसके सेकंड ग्रुप की एगोनिस्ट ड्रग को कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स। ये सिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या होते हैं? दी एडिनर्जिक ड्रग्स इफेक्ट रिसेप्टर्स दैट स्टिमुलेट बाय एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। यानी जो एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन इफेक्टर होते हैं, उनके इफेक्ट को क्या करती हैं? एडिनर्जिक ड्रग स्टिमुलेट करती हैं। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? इन्हांस करती हैं, उनके ड्रग को बढ़ा देती हैं, जो कि एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर जिसको स्टिमुलेट करते हैं उसके ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा देती हैं, एडिनर्जिक एगोनिस्ट। जो ये ड्रग होती हैं, इसके मज़ीद ये लिखा गया है कि दीज ड्रग्स द ड्रग्स विच एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बाय एक्टिवेटिंग इट आर कॉल्ड सिम्पैथोमाइमेटिक्स। यानी जो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कौन से होते हैं? ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इन रिसेप्टर के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और इनको एक्टिवेट करते हैं। ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? सिम्पैथोमाइमेटिक्स कहते हैं। ऐसी ड्रग्स को क्या कहते हैं? सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ठीक है। सिम्पैथोमाइमेटिक्स का दूसरा नाम है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की जो फर्स्ट ड्रग है वो है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को दूसरा नाम है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को एज अ सिनोनिम लेना है कि ये एक ही ड्रग के दो डिफरेंट सिनोनिम्स हैं या नाम है। एपिनेफ्रिन कौन सी ड्रग है? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है और ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, तो बरह रास्त इफेक्ट करती है एड्रीनालिन के नर्व्स के ऊपर। इट एक्ट ऑन प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथिक नर्व एंडिंग। यानी जो एपिनेफ्रिन है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक नर्व्स के ऊपर इफेक्ट करती है, एक्ट करती है। किसके ऊपर इफेक्ट होती है? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक नर्व्स के ऊपर। दे इंटरेक्ट विद रिसेप्टर साइट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एपिनेफ्रिन जो ड्रग होती हैं इंटरेक्ट करती हैं विद रिसेप्टर्स ऑफ ऑल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, यानी नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर एपिनेफ्रिन ड्रग इंटरेक्ट करती है और ये हैवी ड्रग है जो कि एमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है। एपिनेफ्रिन वो क्या करती है? इट प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो कि हमारी बॉडी का हिस्सा है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन वही प्रोड्यूस करते हैं, एड्रिनल मेडुला, एंड रिलीज विद स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन इन ब्लड स्ट्रीम। यानी जब एड्रिनल मेडुला इसे प्रोड्यूस करते हैं तो इसकी कुछ मकदार क्या होती है? नॉर एपिनेफ्रिन की ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, यानी मतलब ब्लड का हिस्सा बन जाती है। नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नॉर एड्रेनालिन भी होता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन क्या करती है? इंटरेक्ट होती है विद बोथ अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर के साथ। अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर के साथ, दोनों के साथ इंटरेक्ट करती है। यानी अल्फ़ा रिसेप्टर कौन से होते हैं हमारे पास? अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। और बीटा रिसेप्टर कौन से होते हैं? बीटा 1 और बीटा 2। दोनों के साथ एपिनेफ्रिन क्या करती है? इंटरेक्शन क्रिएट करती है। जब हम एपिनेफ्रिन को लो डोज पर देते हैं तो इट कॉज वैसोडाइलेशन। यानी वैसोडाइलेशन का वजह बनती है एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर। यानी जब वैसोडाइलेशन करेगी तो ये बीटा रिसेप्टर के ऊपर अमल करेगी। अगर हम इसको हाई डोज में दें एपिनेफ्रिन को तो इस कॉज ऑन वैसो कंस्ट्रक्शन एक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर, जो अल्फा रिसेप्टर के ऊपर असरअंदाज होते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। एपिनेफ्रिन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि ये असर करती है सीवीएस के ऊपर, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। उसके ऊपर जब ये असर करती है तो क्या करती है, स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ कार्डियक कंस्ट्रक्शन बाय एक्टिवेटिंग बीटा रिसेप्टर, बीटा वन रिसेप्टर। बीटा वन रिसेप्टर हमारे कार्डियक स्मूथ मसल के ऊपर होते हैं और बीटा वन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को इन्हांस कर देती है एपिनेफ्रिन, जिससे हमारी कार्डियक एक्टिविटी या कार्डियक कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है एपिनेफ्रिन का, रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। एपिनेफ्रिन इफेक्ट करती है रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर। एपिनेफ्रिन कॉज पावरफुल ब्रोंको डायलेशंस बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल बीटा टू रिसेप्टर, यानी जो बीटा टू रिसेप्टर होते हैं वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर पाए जाते हैं। एपिनेफ्रिन को ब्रोंकोडाइलेशन का काम कराती है, यानी रिलैक्स करती है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक को। ये दूसरा इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। तीसरा इफेक्ट क्या है, ब्लड वेसल के ऊपर। ब्लड वेसल के ऊपर क्या करती है एपिनेफ्रिन, इट कॉज वैसोडाइलेशन इन स्केलेटन स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल। वैसोडाइलेशन करती है स्केलेटन मसल के, यानी जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके मसल को हम स्केलेटन मसल कहते हैं। यानी बीटा वन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसको वैसोडाइलेशन करने के काम आती है, यानी हमारा ब्लड को डायलेट करती है ताकि ब्लड इजीली मूव हो सके, हमारा ब्लड का जो निज़ाम है नॉर्मल हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर। फोर्थ इफेक्ट है इसका जीआईटी का। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन क्या है, जीआईटी। जीआईटी में क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी रिलैक्स्ड बाय एपिनेफ्रिन, यानी एपिनेफ्रिन क्या करती है इसके स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देती है जीआईटी के, एंड कंट्रैक्ट द स्पिंचर मसल, जो स्पिंचर मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्पिंचर मसल हमारे आइज़ में होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं विद द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एपिनेफ्रिन, जो कि हमारी डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग है एड्रेनालिन की। इसके इसका क्या होता है, थेराप्यूटिक यूज़ क्या है ये पढ़ते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ में सबसे पहले इसका आ जाता है ब्रोंकियोस्पर्म। ब्रोंकियोस्पर्म क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा को कहते हैं। इट ये जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ होती है, इन एमरजेंसी इट इज़ एमरजेंसी ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक अगर सांस का कोई मसला आ रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया है, तो हम एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन इस्तेमाल करते हैं एमरजेंसी सिचुएशन में ब्रोंकियोस्पर्म के लिए, यानी इसकी रिलैक्सेशन के लिए ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने के लिए एपिनेफ्रिन इस्तेमाल की जाती है, एड्रेनालिन इस्तेमाल की जाती है। दूसरी जो इसका ट्रीटमेंट है वो है ग्लोकोमा में। ग्लोकोमा ये आइज़ की डिसीज़ है, इसमें क्या करते हैं 2% ऑफ एपिनेफ्रिन सोल्यूशन यूज्ड एज अ ड्रग of choice to reduce the intraocular pressure in open angle glaucoma. ओपन एंगल ग्लोकोमा ये हमारा आइज़ की डिसीज़ है, इसमें आई फ्लूइड जो है ज़्यादा हो रहा होता है, तो आई फ्लूइड को ड्राइनेस के लिए हम 2% एपिनेफ्रिन का सोल्यूशन आइज़ में इंसर्ट करते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है और आई फ्लूइड ड्राई हो जाता है। थेराप्यूटिक यूज़ इसका थर्ड ये है कि कार्डियक अरेस्ट, जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम तब भी हम एपिनेफ्रिन इस्तेमाल करते हैं। एपिनेफ्रिन के इस्तेमाल से क्या होता है, एपिनेफ्रिन यूज्ड इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू एनेस्थेटिक एंड इलेक्ट्रिक शॉक। जब एनेस्थेटिक या इलेक्ट्रिक शॉक होता है तब हम एपिनेफ्रिन इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कार्डियक जो है सही तरह से पंप करना शुरू हो जाए। वो उसकी पंपिंग अगर कार्डियक की हार्ट बीट रुक जाती है तब हम एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक के लिए या एनेस्थीसिया होने की वजह से। जो इसका नेक्स्ट इस्तेमाल है वो एनेस्थेटिक ड्रग है। ये एनेस्थेटिक यानी लोकल एनेस्थीसिया सोल्यूशन यूजुअली कंटेन 1 लाख पार्ट ऑफ दी एपिनेफ्रिन, यानी जो एपिनेफ्रिन का जो 1 लाखवां हिस्सा है उसका
उस वो इस्तेमाल करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, ये जो हमारी बॉडी का जो जहाँ पर हमने ऑपरेट करना होता है वहाँ पर हम उस जगह को सादा अल्फाज में कह सकते हैं सुन करने के लिए, या उसको उसके इफेक्ट उसके जो पेन रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए हम एपिनेफ्रिन इस्तेमाल करते हैं, एड्रेनलिन इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोकल एनेस्थीसिया हो जाता है और उसके पेन रिसेप्टर वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। दे इफेक्ट द ड्रग ऑफ इंक्रीज। इसी तरह जब हम एपिनेफ्रिन इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर क्या होता है, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का असर क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एपिनेफ्रिन। हम पढ़ रहे हैं एपिनेफ्रिन की फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको बता चुका हूँ कि इससे जो पीछे बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है फार्माकोकाइनेटिक्स में, कि हमारी बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करती है, यानी बॉडी ड्रग के साथ किस तरह उसको एब्जॉर्ब करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, मेटाबोलाइज करती है, सिक्रीट करती है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है एपिनेफ्रिन की, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि इट इज़ इनफेक्टिव इन ओरल रूट। अगर हम ओरल रूट से एपिनेफ्रिन को इस्तेमाल करते हैं तो तब ये क्या होती हैं, इनफेक्टिव होती हैं, यानी इसका असर नहीं होता अगर हम इसको बाई माउथ लेते हैं एपिनेफ्रिन को, क्योंकि इसको जीआईटी क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और इट एडमिनिस्ट्रेटर सबक्यूटेनियसली, यानी इसको हम सबक्यूटेनियसली या इंटरमस्कुलरली देते हैं इस ड्रग को, ताकि इसका इफेक्ट शो हो। तीसरा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इट आल्सो नॉट गिवन इंट्रावेन्यूसली एज इट इज़ हाईली डेंजरस। इसको इंट्रावेन्यूसली भी नहीं देते, यानी इसको हम इंजेक्शन बाई वेंस भी इसको इंसर्ट नहीं करते, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सेस आ जाती हैं, ये डेंजरस हो सकती है, ये हमारे पेशेंट्स को कोमा के अंदर भी लेके जा सकती है। इसी तरह एपिनेफ्रिन को अगर हम इंट्रावेनसली लें तो डेंजरस हो सकती है, ओरली ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको सिर्फ सबक्यूटेनियसली या इंटरमस्कुलर कर दिया जाता है। इट इज़ गिवन टॉपिकल टू कॉज वेसोकंस्ट्रक्शन एंड स्टॉप डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। और एपिनेफ्रिन का दूसरा इस्तेमाल ये है कि हम इसको टॉपिकली यानी स्किन के ऊपर लगाते हैं, किस लिए, स्टॉप डिस्चार्ज ऑफ ब्लड्स। अगर कहीं से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको ब्लड की डिस्चार्ज को रोकने के लिए एपिनेफ्रिन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वेसो कंस्ट्रक्शन करती है, यानी ब्लड वेसल को सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड की ब्लीडिंग जो है रुक जाती है। एपिनेफ्रिन के एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट ये हैं कि एपिनेफ्रिन जो है सीनस डिस्टर्बेंस, यानी आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, यानी आप की सोचने समझने की सलाहियत डिस्टर्ब हो सकती है एपिनेफ्रिन के एडवर्स इफेक्ट के तौर पर। दूसरा एडवर्स इफेक्ट ये है कि हेमरेज हो सकता है। हेमरेज क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो इसको हेमरेज काज हो सकती है एपिनेफ्रिन की वजह से। कार्डिक रिथमियस हो सकती है। कार्डिक रिथमियस मतलब कि आपका ब्लड जो रेट होता है, कार्डिक रिथमियस यानी हार्ट रेट जो होता है वो आपका एबनॉर्मल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा लो हो सकता है एपिनेफ्रिन की वजह से। और पल्मोनरी एडीमिया हो सकता है एपिनेफ्रिन की वजह से, यानी आपका पानी भर जाता है आपकी पल्मोनरी में। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है ना। अब तक हम पढ़ हैं जो एड्रेनालिन ड्रग हैं, एड्रेनालिन जो ग्रुप 2 की जो ड्रग हैं एड्रेनालिन, उसके एगोनिस्ट ड्रग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने सिर्फ अभी तक एपिनेफ्रिन ड्रग के बारे में पढ़ा है, एपिनेफ्रिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और उसके थेराप्यूटिक यूजेस। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है कि प्रोटोटाइप ड्रग क्या होती हैं और उसको किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं, और एड्रेनालिन और जो एसिटाइलकोलिन होती हैं क्या होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग क्या होती हैं, सिम्पैथेटिक ड्रग क्या होती हैं। हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट मौजूद हैं, उनका नाम है हुमैरा तबस्सुम। इनसे हम पूछते हैं कि अब तक इन्हें क्या समझ आया है इनकी ज़बानी। चलिए हम पूछते हैं, जी बताएं हमारा तबस्सुम, आपको क्या समझ आया अभी तक का लेक्चर में।
अभी तक के लेक्चर में जो मुझे जो समझ आया है वो प्रोटोटाइप ड्रग की डेफिनेशन है। प्रोटोटाइप ड्रग वो ड्रग होती है, यानी कि इनिशियल फॉर्म ऑफ ड्रग होती है जहाँ से हम दूसरी किस्म की ड्रग बना सकते हैं, इन्हें हम प्रोटोटाइप ड्रग कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो होती है वो पेंसिलिन होती है। प्रोटोटाइप ड्रग दो तरह की होती हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग होती हैं। जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक होती हैं उन्हें हम कोलिनर्जिक कहते हैं, और जो सिम्पैथोमाइमेटिक होते हैं उन्हें हम एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमने उसके बारे में पढ़ा है, एड्रीनालिन यानी एपिनेफ्रिन के बारे में पढ़ा है। एड्रीनालिन एपिनेफ्रिन के बारे में पढ़ा। एड्रीनालिन जो होती है वो इसकी लो डोज में अगर दी जाए तो इसे ये वैजोडाइलेशन करती है, और अगर इसे हाई डोज में दिया जाए तब ये वैजो कंस्ट्रिक्शन करती है। इमरजेंसी सिचुएशन में इसको दिया जाता है, और इसको जो है वो हम इंट्रावेनसली नहीं देते, जो कि ख़तरनाक होती है पेशेंट के लिए। इसको हम सिर्फ सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली जो है वो इसको दिया जाता है। और ये जीआईटी में अहम किरदार अदा करती है। स्मूथ मसल्स को जो है वो स्मूथ करती है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो नॉर्मल लाने के लिए तब भी हम ये एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रिन देते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में ख़ासकर इसका इस्तेमाल होता है, और ये लोकल एनेस्थीसिया के तौर पर भी एड्रेनालिन को दिया जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल 100% करेक्ट बताया है हमारे स्टूडेंट ने। तो उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। तो हमने फर्स्ट ड्रग पढ़ ली है जो एगोनिस्ट है एड्रेनालिन की, एपिनेफ्रिन। और जो अब हम सेकंड ड्रग पढ़ने जा रहे हैं, इम्फेटामाइन। इम्फेटामाइन जो है सेकंड ड्रग है हमारी किसकी, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की। ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है। जो एपिनेफ्रिन थी वो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग थी। तो अब सेकंड ड्रग जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ड्रग है जिसका नाम है इम्फेटामाइन। ठीक है, इम्फेटामाइन क्या होती है? इट इज़ अ नॉन कैटकोलामाइनर्जिक सिंपैथिक अमाइन दैट शो क्वाइट सिमिलर इफेक्ट ऑन कोकाइन। ये जो लफ्ज़ है नॉन कैटकोलामाइनर्जिक, ये केमिकल फार्मूला है एम्फेटामाइन का, जो कि सिंपैथिक सिस्टम में इस्तेमाल होता है। सिंपैथिक आपको पता है कि जो सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग होती हैं एनाटोमिक नर्वस सिस्टम के, उसको सिंपैथिक ड्रग्स कहते हैं। और एम्फेटामाइन भी एक सिंपैथिक ड्रग हैं, यानी सिंपैथिक अमाइन ड्रग हैं जो कि सिमिलर इफेक्ट शो करती हैं एज अ कोकीन के तौर पर। ठीक है, कोकीन आपको पता है कि किस लिए इस्तेमाल होती है, ये भी लोकल एनेस्थीसिया में भी इस्तेमाल होती है। यानी दोनों ड्रग्स जो है हमारी एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो एम्फेटामाइन हो या एपिनेफ्रिन हो। ठीक हो गया। एम्फेटामाइंस का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, इट हैज़ इनडायरेक्ट एक्शन ऑन सीएनएस, यानी जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है तो इनडायरेक्टली ये इफेक्ट करती है दोनों पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। इट इफेक्ट डिपेंड ऑन कैटकोलामाइनर्जिक जो इसके अंदर हम कह सकते हैं जो कि फ्लूइड होता है या सब्सटेंस होता है, इसकी मकदार के ऊपर डिपेंड करता है इसका जो इफेक्ट होता है। कैटकोलामाइनर्जिक एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यानी जो एडिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं उनको हम कैटकोलामाइनर्जिक कहते हैं। तो कैटकोलामाइनर्जिक की मकदार के ऊपर क्या करते हैं, इसका इफेक्ट्स डिपेंड करता है एम्फेटामाइन का, यानी कैटकोलामाइनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो सिनेप्टिक स्पेस में पाए जाते हैं, अगर इनकी मकदार ज़्यादा होगी तो एम्फेटामाइन का इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर इनकी मकदार कम होगी तो एम्फेटामाइन का इफेक्ट जो है वो कम होगा। ठीक है, तो एम्फेटामाइन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या करता है, इट शो देयर इफेक्ट बाय रिलीजिंग इंट्रासेलुलर स्टोर्स ऑफ द कैटकोलामाइन, यानी कैटकोलामाइन का जो सेलुलर स्टोर, इन सेल के अंदर जो है कैटकोलामाइन की मकदार की मौजूदगी को शो करता है एम्फेटामाइन। यानी एम्फेटामाइंस का इफेक्ट अगर ज़्यादा हो रहा होता है तो हम समझते हैं कैटकोलामाइन जो है सेल के अंदर ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। इट इनहेबिट दी मोनोमाइन ऑक्सीडेज, जो कैटकोलामाइन का दूसरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये इनहेबिट करता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज। मोनोमाइन ऑक्सीडेज भी एक हमारा रिसेप्टर होता है जो कि एड्रेनालिन का रिसेप्टर है।
एम्फेटामाइन की फार्माकोलॉजी यानी इसका जो जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी के ऊपर वो क्या होता है ये हम पढ़ेंगे एम्फेटामाइन का। एम्फेटामाइन क्या करता है, इट हैज़ मोर इफेक्ट ऑन सीएनएस देन ऑल अदर साइड। यानी एम्फेटामाइन का जो सीएनएस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है यानी बजाय अदर साइड्स जो बॉडी की दूसरी साइड होते हैं उसके ऊपर इनका इफेक्ट कम होता है, सीएनएस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है एम्फेटामाइंस का। इट इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एम्फेटामाइन इस ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है ये हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं। तो मेरा तो बस से ये बताएं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के दौरान जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो वेंट्रिकल की कंस्ट्रक्शन के दौरान जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के दौरान ब्लड प्रेशर उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर अगर लो है तो सिस्टोलिक होगा, अगर वो हाई है तो डायस्टोलिक होगा। सॉरी, अगर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा नॉर्मल अगर लो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, और जो हाई होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। विटामिन क्या होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती हैं और इनका इफेक्ट जो है सीएनएस के ऊपर और अदर साइड के ऊपर डायरेक्टली होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनका सीएनएस के ऊपर होता है। जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आमतौर पर इसका नॉर्मल रेंज क्या है 120 होती है सिस्टोलिक की, और जो डायस्टोलिक होता है वो लो ब्लड प्रेशर होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है डायस्टोलिक की वो 60 के नियर अबाउट होती है। लार्ज डोज ऑफ द प्रोड्यूस कार्डिक रिथमियास, यानी एम्फेटामाइंस की अगर हम लार्ज डोज दे दें तो कार्डिक रिथमियास क्रिएट हो जाती हैं, यानी कार्डिक की जो हार्ट बीट होती है वो अब नॉर्मल हो सकती है। और प्रोड्यूस माइड्रेसिस, एम्फेटामाइंस की लार्ज डोज माइड्रेसिस भी प्रोड्यूस कर सकती है, यानी जो हमारा पिपल्स होता है आँखों का वो क्या होता है इसके अंदर डायलेट हो सकता है, यानी वो फैल सकता है ड्यू टू लार्ज डोज ऑफ एम्फेटामाइंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो इसमें है एम्फेटामाइंस के अंदर उसका थेराप्यूटिक यूजेस है। थेराप्यूटिक यूज़ क्या होता है एम्फेटामाइंस का, थेराप्यूटिक यूज़ ये होता है कि इट इफेक्टिव जो इसका एम्फेटामाइन का जो इफेक्ट होता है डिपेंड ऑन दी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। जो पेशेंट की साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है एम्फेटामाइंस, यानी ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता बल्कि जैसे पेशेंट्स की कंडीशन होगी उसके मुताबिक इफेक्ट करेगा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कहा जाता है एम्फेटामाइंस का। एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, यानी पेशेंट्स की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है बीमारी के अगेंस्ट या डिसीज़ के अगेंस्ट, वो कितनी उसकी टॉलरेंस है, कितना उसको बर्दाश्त कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका इफेक्ट जो होता है एम्फेटामाइंस का। ठीक है। और एम्फेटामाइन इस्तेमाल होती है, इट इज़ यूज फॉर अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बहुत अहम लफ्ज़ है ADHD। इसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एम्फेटामाइंस का। ADHD क्या होती है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, यानी जो बच्चे छोटे होते हैं उसके अंदर जो अटेंशन की जो सलाहियत होती है कि किसी चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा देर अटेंशन नहीं हो पाते, तो एम्फेटामाइंस का जो इस्तेमाल होता है उनकी बच्चों की अटेंशन को इम्प्रूव करता है, उनकी अटेंशन को बेहतर बनाता है। इसके इस्तेमाल से जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन दे सकता है। ठीक हो गया। तो इसका ये थेराप्यूटिक यूज़ है एम्फेटामाइन का। दूसरा थेराप्यूटिक यूज़ है इसका नार्कोलेप्सी के ऊपर। नार्कोलेप्सी एक डिसीज़ है, ये कौन सी डिसीज़ है, स्लीप डिसऑर्डर की, जिससे नींद जो है वो ख़राब होती है, यानी नींद सही नहीं होती। स्लीप डिसऑर्डर की डिसीज़ को नार्कोलेप्सी कहते हैं। एम्फेटामाइन यूज टू ट्रीट दिस काइंड ऑफ पेशेंट, जो नार्कोलेप्सी के पेशेंट होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी एम्फेटामाइन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। एम्फेटामाइन
इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि जिस्म में किस तरह एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सक्रीट और मेटाबोलाइज होती है, ये इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। एम्फेटामाइंस की फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि इट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स यानी एम्फेटामाइंस, और मेटाबोलाइज होती है ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होकर ये एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन से, यूरिन से ये एक्सक्रीट होती है। ये इसकी सारी फार्माकोकाइनेटिक्स है। एडवर्स इफेक्ट जो हैं इसके एम्फेटामाइंस के वही हैं, ये क्रिएट करती है इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? नींद का नाम। एम्फेटामाइंस की वजह से हमारी नींद उड़ सकती है यानी इंसोम्निया हो सकता है। इरिटेबिलिटी क्या होती है कि बेचैनी क्रिएट हो सकती है ड्यू टू यूज ऑफ एम्फेटामाइंस। वीकनेस, कमजोरी हो सकती है। डिजीनेस, गनूदगी हो सकती है। ट्रीमर क्या होता है? लड़तरा, कपकपी तारी हो सकती है एम्फेटामाइंस के इस्तेमाल से। और इट आल्सो कॉज कन्फ्यूजन, एम्फेटामाइन का जो पेशेंट होता है उसको कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। कार्डियक अरिथमियास यानी ब्लड हार्ट बीट जो होती है इसकी अबनॉर्मल हो सकती है ड्यू टू यूज़ ऑफ एम्फेटामाइंस। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, यानी एक चीज़ को आप सही कर रहे होते हैं तो इसके 10 बीमारियां और साथ लग जाती हैं इन ड्रग के इस्तेमाल के साथ। तो इसका दूसरा अगला एडवर्स इफेक्ट ये है कि हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाती है इसके इस्तेमाल से। एम्फेटामाइंस के एंजाइना हो सकता है। एंजाइना पेन क्या होती है? चेस्ट पेन को हम एंजाइना पेन कहते हैं। जो इसके जो दूसरे जो अदर इफ़ेक्ट हैं उनमें आ जाता है हेडेक यानी सर का दर्द, एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीने का ज़्यादा होना, नोज़िया, डायरिया। ये तमाम जो हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं जिसके एम्फेटामाइंस के। ठीक हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर। अब आपका छोटा सा टेस्ट है। ये हमारा सिर्फ एक स्टूडेंट जो है इस टेस्ट का जवाब देता है, उसका नाम है तलहा यासीन। तो दिस टेस्ट इज़ फॉर तलहा यासीन। काइंडली प्लीज़ अटेम्प्ट दिस टेस्ट एंड आंसर मी इन कमेंट्स। टेस्ट ये है कि क्वेश्चन ये है कि एट लो डोजेज एम्फेटामाइन एक्ट ऑन, जब हम एम्फेटामाइन को लो डोज पर देते हैं तो ये किस के ऊपर असरअंदाज करती है? बीटा रिसेप्टर के ऊपर असरअंदाज करती है, या वेजो डायलेशन के ऊपर असरअंदाज करती है, अल्फा रिसेप्टर के ऊपर करती है, या वेजो कंस्ट्रक्शन के ऊपर करती है? तो इसमें आपको हिंट किया है कि इसमें से दो चॉइस जो हैं वो सही हैं। तो कौन सी दो चॉइस सही हैं ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। इन फ्यूचर में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, यानी ऐसी ड्रग जो एड्रीनर्जिक के इफेक्ट को बढ़ा देती थी वो ड्रग पढ़ी हैं एम्फेटामाइन और एम्फेटामाइंस। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? एपिनेफ्रीन। ठीक हो गया। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट आगे पढ़ेंगे। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट के अंदर हम ड्रग्स पढ़ेंगे पैराजोसिन, प्रोप्रानालोल और रेसरफाराइन। ये कौन सी ड्रग हैं? सिम्फेटोलाइटिक ड्रग्स हैं। ये हम नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहें इस चैनल से और आने वाली हर नई वीडियो को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।